नमस्कार दोस्तों, आरके स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम मनोविज्ञान में विकास का अध्ययन कर रहे थे और सबसे पहले हमने विकास का अर्थ एवं परिभाषा एवं विकास में अंतर पढ़ लिया था। उसके बाद में विकास के सिद्धांत पढ़ लिए थे और विकास की अवस्थाओं का भी हमने अध्ययन कर लिया था। काफी दिनों के बाद में हमें आज और एक विकास के संबंध में नई क्लास पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों का मैसेज भी आ रहे थे, सर आप हिंदी की क्लास तो ले रहे हो लेकिन साइकोलॉजी की भी क्लास लिया करो। तो आज सभी विद्यार्थियों की डिमांड पर मैं एक और साइकोलॉजी का डेवलपमेंट एवं ग्रोथ यानी अभिवृद्धि एवं विकास के संबंध में एक और नया वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम कॉमन पढ़ेंगे। तरीका मैं बहुत खतरनाक तरीके से बताने वाला हूं। बहुत सारे ऐसे तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, एच टेट, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, हर एग्जाम में 100% क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा डेवलपमेंट उसी में से मिलेंगे। ये मेरे 100% गारंटी है। ठीक है, तरीका थोड़ा अलग पढ़ाऊंगा मैं, अलग तरीके से। आज हम पढ़ने वाले हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीनों की विशेषताएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे शैशवावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और दोस्तों जो किशोरावस्था है, तीनों अवस्थाओं को मैं आपको हर तथ्य तीनों के कॉमन पढ़ाऊंगा। आसानी के साथ में समझ में आएंगे, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आज हम पढ़ेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की जितनी भी परिभाषाएं दी है विचारकों ने, दोस्तों उन परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। साथ में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और जो किशोरावस्था है उनकी कौन कौन सी विशेषताएं, उन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। और शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, जो शिक्षा का जो स्वरूप है दोस्तों, इन तीन तथ्यों का हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीनों की परिभाषाएं पढ़ेंगे, परिभाषाओं के साथ में विशेषताएं पढ़ेंगे और विशेषताओं के साथ में शिक्षा का स्वरूप है, कौन सी अवस्था में किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है दोस्तों, उनका भी विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में, इनके बाद की जो हमारी क्लास रहेगी उनमें हम दोस्तों विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे शैशवावस्था और बाल्यावस्था में विकास किस प्रकार से होता है। यानी हमारा जो टॉपिक है वो है विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, विकास की अवस्थाएं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में हम पढ़ेंगे, उसके बाद में शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, ठीक है, उसके बाद में मानसिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, दोस्तों संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक विकास के साथ में तीनों अवस्थाओं में जो भाषाई विकास है, इन एक एक टॉपिक का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शारीरिक विकास जब हम पढ़ेंगे तो दोस्तों शारीरिक विकास शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का हम एक साथ पढ़ेंगे। सामाजिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास और भाषा विकास, हर अलग अलग एक एक वीडियो में हम एक एक ही टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। और फिर मैं आप सभी से पूरी तरह से वादा करता हूं कि इनमें से एक भी पर्सन बाहर नहीं जाने जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जो विचारकों ने परिभाषा दी है वो परिभाषाएं, विशेषताएं और शिक्षा का स्वरूप, और उसके बाद में शैशवावस्था और बाल्यावस्था का और किशोरावस्था का जो शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, नैतिक, संवेगात्मक और भाषाई विकास है, गामक विकास है, उसके बारे में भी हम दोस्तों विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो क्या मेरे सभी दोस्तों को साफ दिखाई दे रहा है? दिख रहा है भाई सभी को? दोस्तों कमेंट में हाँ करें जल्दी से, सबको साफ दिखाई दे रहा है तो ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आज अध्ययन करने वाले शैशवावस्था। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या?
शेषवावस्था। हेडिंग डालिए अपने सभी, विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं। और विकास की अवस्था में दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं शेषवावस्था। शेषवावस्था क्या पढ़ने वाले हैं? शेषवावस्था। ठीक है, सबसे पहले हमारे सामने पर्सन इन्फेंसी, शेषवावस्था। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमारे सामने पर्सन सबसे पहला यही निकल के आता है कि शेषवावस्था का जो आयुकाल है वो कितना होता है। तो दोस्तों शेषवावस्था का जो आयुकाल है वो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होता है। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, यानी 0 से 5 वर्ष तक होता है। ठीक है, याद रख लेना है कि शेषवावस्था का जो आयुकाल है वो कितना होता है, वो जन्म से लेकर 5 वर्ष। अब यदि मैं आपको जन्म से लेकर 5 वर्ष बता रहा हूं तो तब आपके मन में एक विचार और भी आ रहा होगा, सर हमने कहीं से पढ़ा है और वहां पर 5 से 6 वर्ष लिखा हुआ था, 5 से 6 वर्ष लिखा हुआ था। दोस्तों अब हमसे यहां पर अगला प्रश्न करे, साफ साफ सुनना, प्रश्न करे कि शेषवावस्था का आयुकाल कितना है, 5 या 6 वर्ष, जन्म से 5 या 6 वर्ष, जन्म से 4 वर्ष, जन्म से 7 वर्ष, या फिर जन्म से 5 वर्ष। जन्म से लेकर 5 या यदि 6 वर्ष देता है और जन्म से लेकर 5 वर्ष दोनों एक साथ भी देता है तो दोस्तों शेषवावस्था का आयु काल है वो जन्म से लेकर 5 वर्ष ही माना जाता है। लेकिन हमें यह पूछ ले अगला कि क्रो एंड करो के अनुसार, करो एंड करो के अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार? करो एंड करो के अनुसार। ये शेषवावस्था की परिभाषा ही है। ठीक है, पर्सन हमसे ये पूछ ले कि क्रो एंड करो, एक ही पर्सन का नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है। पर्सन हमसे पूछे कि क्रो एंड करो के अनुसार शेषवावस्था का आयु काल कितना चलता है। दो प्रश्न हो गए, सीधा पूछे शेषवावस्था का आयु काल तो जन्म से लेकर 5 वर्ष बताना है, लेकिन ऐसा पूछे कि शेषवावस्था का जो आयु काल है वो करो एंड करो के अनुसार कितना होता है, तो दोस्तों करो एंड करो स्वीकार करता है कि शेषवावस्था का आयु काल है वो औसत जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक चलता है। तो 2 पर्सन निकल के आगे याद रख लेना। करो एंड करो कहता है कि शेषवावस्था, शेषवावस्था औसतन यानी औसत बात करें तो औसतन जन्म से 5 या 6 वर्ष तक, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक चलती है, चलती है, जिसमें बालक के संवेदनात्मक मार्ग, जिसमें बालक के संवेदनात्मक मार्ग कार्य करने लगते हैं, कार्य करने लगते हैं तथा बालक चलना, बोलना, उठना, बैठना, रेंगना सीखता है। क्या करता है? सीखता है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई दोस्तों? करो एंड करो के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? करो एंड करो। दोस्तों करो एंड करो कहता है कि शेषवावस्था औसत जन्म से 5 या 6 वर्ष तक चलती है। कब तक चलती है? ये जन्म से शुरू हो जाती है और 5 या 6 वर्ष तक चलती है,
जिसमें बालक के संवेदनात्मक मार्ग कार्य करते हैं। क्या करते हैं? संवेदनाएं जिससे प्राप्त होती है, संवेदनात्मक मार्ग कार्य करते हैं। संवेदना को ज्ञान की पहली सीढ़ी माना जाता है, पढ़ेंगे उसको भी हम विस्तार पूर्वक। संवेदनात्मक मार्ग कार्य करने लगते हैं और 5 से लेकर 6 वर्ष तक बालक क्या करता है? चलना, बोलना, उठना, बैठना तथा रेंगना सीखता है। क्या सीखता है? रेंगना सीखता है। तो दोनों प्रकार की स्थितियां क्लियर हो गई। सीधा हमसे प्रश्न ये पूछे कि शेषवावस्था का आयु काल कितना है, तो दोस्तों जन्म से लेकर 5 वर्ष स्वीकार करना है। ऐसा पूछ ले कि करो एंड करो के अनुसार कितना है, तो 5 से 6 वर्ष तक चलती है, जिसमें बालक के संवेदनात्मक मार्ग कार्य करने लगते हैं। बालक चलना, बोलना, उठना, बैठना तथा रेंगना सीखता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? करो एंड करो के द्वारा। करो एंड करो के द्वारा ये पहली परिभाषा दी गई है। दोस्तों करो एंड करो के द्वारा एक और परिभाषा दी गई है, एग्जाम में कम से कम 20 बार पूछी गई है। कम से कम 20 बार पूछी गई है। करो एंड करो ने दूसरी परिभाषा दी कि बालक को, बहुत ही खतरनाक परिभाषा, याद कर लेनी, बालक को 20वीं सदी का, बालक को 20वीं सदी का बालक को 20वीं सदी का बालक कहा है? किसने कहा है? दोस्तों करो एंड करो ने कहा है। किसने कहा है? करो एंड करो ने कहा है कि बालक को 20वीं सदी का बालक किसके द्वारा कहा गया है? करो एंड करो के द्वारा। ये प्रश्न एग्जाम में कम से कम 20 बार पूछा जा चुका है। हर किसी एग्जाम में, अभी जो फर्स्ट ग्रेड के पीछे एग्जाम लगी थी उसमें भी ये पूछा हुआ प्रश्न है कि बालक को 20वीं सदी का बालक किसने कहा है? बालक को 20वीं सदी का बालक किसने कहा है? तो हमारा यहाँ पर विकल्प हो जाएगा करो एंड करो। तो करो एंड करो ने शेषवावस्था के संबंध में 2 परिभाषा दी है। पहली परिभाषा ये दी कि शेषवावस्था औसत 5 या 6 वर्ष तक चलती है। बालक संवेदनात्मक मार्ग कार्य करने लगते हैं। बालक चलना, बोलना, उठना, बैठना और रेंगना सीखता है। और दूसरी परिभाषा दी है बालक को 20वीं सदी का बालक किसके द्वारा कहा गया? दोस्तों करो एंड करो के द्वारा किया गया। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे वेलेंटाइन। किसके अनुसार दोस्तों? वेलेंटाइन। वेलेंटाइन डे याद रख लेना, परिभाषा याद हो जाएगी। वेलेंटाइन कहता है कि शेषवा अवस्था, वेलेंटाइन ने 3 परिभाषा दी है। ये कहता है शेषवा अवस्था सीखने का, शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ठीक है, शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है। दूसरी परिभाषा दी है शेषवावस्था सर्वाधिक संवेदनशील काल है। ठीक है, तीसरी परिभाषा दी है शेषवावस्था प्लास्टिक तुल्य अवस्था है। शेषवावस्था प्लास्टिक तुल्य अवस्था है। तो वेलेंटाइन ने शेषवावस्था की 3 परिभाषा दी है। कितने दिए? 3 परिभाषाएं। पहली परिभाषा देखिए, शेषवावस्था सीखने का कैसा काल है? आदर्श काल है। कैसा काल है? आदर्श काल है कि बालक का जो निर्माण होता है, उसके चरित्र का निर्माण होता है, आदर्शों का निर्माण होता है, वो शेषवावस्था में हो जाता है। यदि शेषवावस्था में सही तरीके से नहीं हो पाता है तो बालक आगे जाकर क्या बन जाता है? आपराधिक प्रवृत्ति का बालक बन जाता है। तो शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इसके अलावा वेलेंटाइन कह रहा है कि शेषवावस्था सर्वाधिक संवेदनशील काल है। सर्वाधिक संवेदनशील काल है। ये परिभाषा भी कौन दे रहा है? वेलेंटाइन दे रहा है कि शेषवावस्था सर्वाधिक संवेदनशील काल है। दोस्तों ज्ञान की पहली सीढ़ी संवेदना को मानी जाती है। जब बालक छोटा सा होता है, किसी तेज आवाज को सुनता है, सुनने के बाद में वो क्या करता है? चिल्लाता है, रोता है ना? क्यों? क्योंकि पहले का उसको ज्ञान नहीं होता है। तो सबसे पहले किसी तेज आवाज को सुनता है, सुनने के बाद में रोता है, चिल्लाता है। क्यों चिल्लाता है? क्योंकि उसकी संवेदना काम कर रही है। क्या कर रही है? संवेदना काम करे। थोड़ा सा और बड़ा होता है और थोड़ा सा और बड़ा होने के बाद में
यदि वो कहीं पर भी इधर उधर कोई तेज आवाज वगैरह आती है या कहीं पर भी जाता है और जाने के बाद में जैसे पक्षियों का झुंड है उसके पास में जाता है, वहां पर जाकर ताली बजाता है, ताली बजाते ही सारे पक्षी क्या करने लग जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं। तब वो ये जानने लग जाता है कि पक्षी उड़ते भी हैं, यानी वहां पर भी किस प्रकार का मारक काम करता है, संवेदनात्मक मारक कार्य करता है। ठीक है, तो वेलेंटाइन कहता है कि शेषवावस्था सर्वाधिक संवेदनशील काल है। 5 वर्ष तक बालक केवल संवेदनाओं के माध्यम से ही सीखता है। वेलेंटाइन ने तीसरी परिभाषा दी है कि शेषवावस्था प्लास्टिक तुल्य अवस्था है। दोस्तों शेषवावस्था कैसी अवस्था है, प्लास्टिक तुल्य अवस्था है। प्लास्टिक तुल्य अवस्था कि 5 वर्ष तक बालक का जीवन होता है वो प्लास्टिक की तरह होता है। कभी आपने ये सुना है क्या कि जो रद्दी वगैरह खरीदने के लिए आता है वो प्लास्टिक प्लास्टिक रद्दी कॉपी किताब खाली बोतल ऐसे मांगता रहता है, प्लास्टिक की वस्तु ही लेता है, लोहे की वस्तु ही लेता है। क्या वो ये लेता है क्या कि ऐसे कोई भी रबड़ वगैरह है उसको भी खरीद लेगा या फिर कोई ऐसी लकड़ी वगैरह है उसको भी खरीद लेगा? नहीं खरीदेगा, क्योंकि प्लास्टिक क्या होती है, इसको वापस गलाकर नया आकार दे दिया जाता है। प्लास्टिक तुल्य अवस्था है, प्लास्टिक के समान अवस्था है शेषवावस्था। कैसे कैसे जैसे कोई भी छोटा बालक है और शेषवावस्था में उसकी गलत संगति पड़ जाती है, उसमें सुधार किया जा सकता है, उसको किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है, हर अवस्था में जाकर उसमें बदलाव कर सकता है कोई भी व्यक्ति। ठीक है, तो ये बदलाव किस अवस्था में, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में नहीं हो सकता। ये बदलाव कहां पर होता है, ये केवल और केवल शेषवावस्था में ही होता है। ठीक उसी प्रकार वॉटसन ने परिभाषा दी थी कि आप मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसको वैसा बना सकता हूं जैसा मैं बनाना चाहता हूं। तो छोटे बालक को जिस प्रकार के व्यक्तियों के आप गिरोह में रखोगे, जिस प्रकार के आचरण में वातावरण में रखोगे, बालक कैसा हो जाएगा वैसा ही हो जाएगा। बड़ा होने के बाद में भी क्या करेगा, वो वैसा ही व्यवहार करेगा। जैसे कोई मकान बना रहे हैं और मकान बनाने के बाद में उस मकान की यदि नींव मजबूत होती है तो उस पर बिल्डिंग कितनी भी बड़ी बनाई जा सकती है। जैसे मकान बनाने शुरू कर दी और मकान बनाने के बाद में दोस्तों उन पर अभी तक छत नहीं डाली है। ठीक है, छत नहीं डालने से पहले मालिक कहता है कि यार ये डिजाइन मेरे को पसंद नहीं आई, नहीं पसंद आती है तो उसको तोड़कर दूसरी डिजाइन दे दी जाती है। लेकिन जब उस पर छत डाल दी जाती है और फिर कहेगी यार ये डिजाइन पसंद नहीं आई तो पूरी हवेली पूरा मकान ही तोड़ना पड़ता है। यदि बदलाव होता है तो शेषवावस्था में होता है। शेषवावस्था में बालक को किसी भी प्रकार से मोड़ा जा सकता है। जब किशोरावस्था में उसके ऊपर छत आ जाती है तो वो अपने माता पिता के नैतिक मानदंड ही उसको निर्देशित नहीं कर पाते, तो दोस्तों उसके व्यवहार में परिवर्तन करना संभव नहीं होता है। तो वेलेंटाइन कहता है कि शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है, शेषवावस्था सर्वाधिक संवेदनशील काल है और शेषवावस्था प्लास्टिक तुल्य अवस्था मानी गई है। इसके अलावा हम परिभाषा पढ़ते दोस्तों फ्राइड, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने भी 2 परिभाषा दी है। सिगमंड फ्राइड कहता है कि शेषवावस्था भावी जीवन की, शेषवावस्था भावी जीवन की आधारशिला है। इसके अलावा एक और परिभाषा दी है कि बालक जो कुछ बनना चाहता है, बालक जो कुछ बनना चाहता है वह जीवन के 4 या 5 वर्ष में ही बन जाता है, 5 वर्ष में ही बन जाता है। तो ये 2 परिभाषा किसके द्वारा दी गई दोस्तों, सिगमंड फ्राइड। फ्राइड को मनोविश्लेषणात्मकवाद का जनक माना जाता है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत या फिर मनोविश्लेषणात्मकवाद का जनक। दोस्तों उस सिद्धांतों के बारे में भी अभी पार्ट शुरू हुई है, रात पूरी बाकी पड़ी है, ट्रेलर आया है, फिल्म पूरी बनाएंगे, दिक्कत नहीं है। तो फ्राइड कहता है कि शेषवावस्था भावी जीवन की आधारशिला है। कैसे जीवन की, भावी जीवन की आधारशिला है कि जिस प्रकार के नैतिक जो नैतिकता है या फिर किसी भी प्रकार की कोई वास्तविक स्थिति है जो बालक शेषवावस्था में प्राप्त करता है वही उसके जीवन की आधारशिला बनती है। कि जैसा ज्ञान बालक शेषवावस्था में प्राप्त करता है, जैसे वातावरण में रहता है, जैसा उसका व्यवहार होता है, वही व्यवहार उसका आगे
चला जाता है। तो शेषवा अवस्था भावी जीवन की आधारशिला है। और इसके अलावा कहा कि बालक जो कुछ भी बनना चाहता है वो जन्म के 4 या 5 वर्षों में ही बन जाता है। कितने वर्षों में? जन्म के 4 या 5 वर्ष में ही बन जाता है। तो ये परिभाषा भी किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई। तो करेक्ट करो, वैलेंटाइन और सिगमंड फ्राइड ने भी अपना शेषवा अवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उम्मीद करता हूं कि तथ्य समझ में आए होंगे दोस्तों। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो और परिभाषाएं उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। देखिए मिटा दो भाई। नेक्स्ट परिभाषा के अध्ययन करते हैं। रूसो के अनुसार, किसके अनुसार भाई? रूसो के अनुसार। ठीक है, रूसो कहता है कि शेषवा अवस्था में शेषवा अवस्था में शेषवा अवस्था में बालक के 3 ही शिक्षक होते हैं। बालक के शेषवा अवस्था में बालक के 3 ही शिक्षक होते हैं। जैसे पहला बताया हाथ, दूसरा बताया पैर और तीसरा बताया नेत्र। तो रूसो ने परिभाषा दी कि शेषवा अवस्था में बालक के 3 ही शिक्षक होते हैं। हाथों के द्वारा भी वो गतिविधियां करता है, पैरों के द्वारा भी गतिविधियां करता है और नेत्रों के द्वारा जो देखता है, देखने के बाद में उनका आचरण कर लेता है, उनका अनुकरण कर लेता है। तो शेषवा अवस्था में बालक के 3 शिक्षक होते हैं, हाथ, पैर और नेत्र। हाथ, पैर और नेत्र। ये परिभाषा दोस्तों किसके द्वारा दी गई है? यह है जो परिभाषा है, ये परिभाषा रूसो के द्वारा दी गई। इसके अलावा हम परिभाषा पढ़ते हैं दोस्तों किलपेट्री के अनुसार। किसके अनुसार? किलपेट्री के अनुसार। दोस्तों किलपेट्री कहता है कि शेषवा अवस्था, कौन सी अवस्था? शेषवा अवस्था जीवन का महत्वपूर्ण काल है। जीवन का महत्वपूर्ण काल है। शेषवा अवस्था कैसा काल है? जीवन का महत्वपूर्ण काल है। शेषवा अवस्था जीवन का महत्वपूर्ण काल है। शेषवा अवस्था यानी शेषवा अवस्था का जो समय होता है दोस्तों वो बचपन होता है। और बचपन जिस आधार पर गुजरता है, इस बचपन के जैसी अवस्था जीवन में कभी भी नहीं आती है। हमें कोई विषय वस्तु चाहिए, हम अपनी माँ के पास में जब जाते हैं, छोटे होते हैं तो बच्चा माँ के पास में जाता है और माँ के पास में जाकर रोने लग जाता है, उससे जिद करता है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए और वो हरदम ऐसी कोशिश करता है कि उस वस्तु को वो प्राप्त करके ही रहता है, ऐसा उसका चरित्र रहता है, रोकर उसको मना लेता है। लेकिन आप 20 वर्ष के हो जाते हो और 20 वर्ष के बाद में किसी एक ऐसे शख्स से मिलते हो, जैसे पहले आपकी कोई फ्रेंड वगैरह रही होगी, उससे मिलते हो और उस समय कहते हो कि खास यदि तुम मेरे को बचपन में मिल जाती तो मैं रोकर मेरी माँ को मना लेता, आपको कैसे भी करके मैं प्राप्त कर लेता। तो ये बात कौन कह रहा है? किलपेट्री कह रहा है कि शेषवा अवस्था जीवन का महत्वपूर्ण काल है। शेषवा अवस्था जैसा बचपन आता है वैसी अवस्था जीवन में आती नहीं है। वो बचपन कितना प्यारा होता है, बड़े होने के बाद में तो दुनियादारी के दलदल में दोस्तों आकर हम फंस जाते हैं।
तो ये कौन स्वीकार करता है? किलपेट्री की शेषवावस्था जीवन का कैसा काल है? महत्वपूर्ण काल है। ठीक है, इसके अलावा हम परिभाषा पढ़ते हैं गुड एनफ। गुड एनफ के अनुसार, किसके अनुसार भाई? गुड एनफ। गुड एनफ कहता है कि व्यक्ति का जितना भी विकास होता है, व्यक्ति का जितना भी विकास होता है, उसका आधा विकास, उसका आधा जो विकास है वो 3 वर्ष में हो जाता है। 3 वर्ष में हो जाता है। कितने वर्ष में हो जाता है भाई? 3 वर्ष में। ये परिभाषा कौन स्वीकार करता है दोस्तों? गुड एनफ स्वीकार करता है। गुड एनफ कहता है कि बालक का जितना भी, जो अपने जीवन काल में वो 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष तक जीवित रहता है, उसका जितना विकास होता है, उसका आधा विकास, जैसे भाषा विकास है, शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है, मानसिक विकास है, किस प्रकार से होना है, वो तय हो जाता है। कितने वर्ष तक है? उसका आधा विकास वो 3 वर्ष में ही हो जाता है। दोस्तों ये बात कौन स्वीकार करता है? गुड एनफ स्वीकार करता है। ठीक है, इसके अलावा जो परिभाषा दी है वो दिए दोस्तों स्ट्रेंग ने। किसने दिए? स्ट्रेंग ने। स्ट्रेंग कहता है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपनी भावी आधारशिला रखता है। भावी आधारशिला रखता है। तो ये परिभाषा कौन दे रहा है दोस्तों? स्ट्रेंग दे रहा है। स्ट्रेंग कितना कह रहा है? क्रोएंड करो कहता है कि शेषवावस्था 5 या 6 वर्ष तक चलती है। फ्रायड कहता है कि 4 या 5 वर्ष में अपनी आधारशिला रखता है। जबकि ये स्ट्रेंग क्या कहता है? ये कहता है कि जीवन के पहले 2 वर्षों में, जीवन का प्रथम और दूसरा वर्ष है, प्रथम और दूसरे वर्ष में बालक क्या करता है? अपने भावी जीवन की आधारशिला रखता है। ठीक है, इसके अलावा जो परिभाषा दी गई है दोस्तों वो दी गई है एडलर के द्वारा। किसके द्वारा? एडलर के द्वारा। एडलर कहता है कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद यह निश्चित किया जा सकता है, यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। जीवन में उसका क्या स्थान है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा स्वीकार की गई है दोस्तों? एडलर के द्वारा स्वीकार की गई। एडलर कहता है कि जन्म के कुछ माह बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि बालक का जीवन में क्या स्थान है, कि बालक प्रतिभाशाली बनना चाहता है, प्रतिभाशाली है, सामान्य बुद्धि है या फिर मंद बुद्धि है। ये जीवन जब कुछ माह का हो जाता है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो अपने जीवन काल में उठना, बैठना, रोना, भागना, दौड़ना, सभी प्रकार की गतिविधियां जल्दी सीखते हैं। लेकिन जो मंद बुद्धि और सामान्य बालक होते हैं वो इनमें काफी समय लगा देते हैं, 2 वर्ष के होने तक चलना नहीं सीख पाते। तो ये कौन स्वीकार कर रहा है? ये बात एडलर स्वीकार करता है कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उस बालक का क्या स्थान माना जाता है। तो रूसो कहता है कि शेषवावस्था में बालक के 3 शिक्षक होते हैं, हाथ होता है, पैर होता है, नेत्र होता है। किलपेट्री कहता है कि शेषवावस्था जीवन का महत्वपूर्ण काल है।
गुडेनफ कहता है कि व्यक्ति का जितना भी विकास होता है उसका आधा विकास 3 वर्ष में हो जाता है। स्ट्रेन कहता है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन की आधारशिला रखता है। जबकि एडलर कहता है बालक के जन्म के कुछ माह बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान माना जाता है। तो दोस्तों इस आधार पर जैसे क्रो एंड क्रो है, वेलेंटाइन है, सिगमंड फ्राइड है, ये जो विचारक हुए हैं, रूसो है, किलपेट्रिक है, गुडेनफ है, स्ट्रेंग और एडलर है, ये जो परिभाषाएं जिनकी हम चर्चा की है ये किसी न किसी एग्जाम में एक से अधिक बार पूछी हुई परिभाषा है। हर एग्जाम की शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्जाम है, हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे और चर्चा करते हैं। हमें मिटा दूं? ठीक है भाई। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं शेषवावस्था की विशेषताएं, और बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और रिट की एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेषवावस्था की विशेषताएं, शेषवावस्था की विशेषताएं, ठीक है भाई। दोस्तों शेषवावस्था की विशेषता में सबसे पहली विशेषता है शारीरिक एवं मानसिक विकास। शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास की जन्म से लेकर 5 वर्ष तक बालक का जो शारीरिक एवं जो मानसिक विकास होता है दोस्तों वो तेज गति से होता है। बाल्यावस्था में आकर स्थायित्व हो जाता है और किशोरावस्था में आकर क्या हो जाती है, उसकी शेषवावस्था की पुनरावृत्ति होती है और पुनरावृत्ति के साथ में बालक परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। तो बालक का शारीरिक और मानसिक विकास है वो विकास की जितनी भी अवस्थाएं होती है उनमें से सर्वाधिक तीव्र गति से होता है। दोस्तों वो कौन सी अवस्था में होता है, वो सिर्फ और सिर्फ शेषवावस्था में होता है। इसके अलावा दूसरी विशेषता है सीखने के प्रति या फिर सीखने की क्रिया में सीखने की क्रिया में तीव्रता, सीखने की क्रिया में तीव्रता। दोस्तों शेषवा अवस्था के अंतर बालक क्या करता है, तीव्र गति से सीखता है। शेषवा अवस्था में बालक बाल्यावस्था और किशोरावस्था की बजाय क्या करता है, वो तीव्र गति से सीखता है। और सीखने के संबंध में एक परिभाषा दी गई है एक विचारक के द्वारा, और परिभाषा दोस्तों किसके द्वारा दी गई है, सीखने के संबंध में ये परिभाषा गेसल के अनुसार दी गई है। किसके अनुसार दी गई है, गेसल के अनुसार दी गई है। दोस्तों गेसल कहता है कि 6 वर्ष तक बालक 6 वर्ष तक बालक जितना सीखता है, 6 वर्ष तक बालक जितना सीखता है 12 वर्ष तक उसका 12 वर्ष तक उसका दुगुना सीख जाता है, दुगुना सीख जाता है। ठीक है,
तो सीखने की क्रिया में तीव्रता कौन सी अवस्था में रहती है दोस्तों? शेषवा अवस्था में रहती है। गेसल कहता है कि बालक जितना भी 6 वर्ष तक सीखता है, जब वो 12 वर्ष का होता है तो 12 वर्ष का होता है तब वो उसका दुगना सीख जाता है। इसके अलावा जो तीसरी विशेषता है वो है कल्पना जगत में, कल्पना जगत में विचरण, कि बालक कल्पनाएं ज्यादा करता है। और ये बात कौन स्वीकार करता है दोस्तों? कुपुस्वामी, भारतीय विचारक है कुपुस्वामी। और कुपुस्वामी स्वीकार करता है कि शेष अवस्था में बालक कल्पना जगत में विचरण करता है, यानी कल्पना जगत में क्या करता है? विचरण करता है। कभी कभी तो वो अपनी माता के सामने इस प्रकार के असंभव ऐसी बातें करता है जिनके बारे में, जिनसे किसी बड़े पुरुष से तुलना भी नहीं की जा सकती। तो क्या करता है? कल्पना जगत में बालक विचरण करता रहता है। कौन सी अवस्था में? शेषवावस्था में। इसके अलावा जो विशेषता है वो है दोहराने की प्रवृत्ति। दोहराने की प्रवृत्ति, किस प्रकार की प्रवृत्ति? बालक का व्यवहार होता है वो दोहराने का होता है। कोई गाना वगैरह सुन लेता है तो सुनने के बाद में क्या करता है? दिन भर जब तक वापस उसको याद आता है उसी गाने को वो गाता रहता है। इसके अलावा घर में कोई बात वगैरह उसे की जाती है, किसी का नाम वगैरह रटवाया जाता है, तो बालक बार बार क्या करता है? उसी का दोहराव करता है। तो दोहराने की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था की विशेषता है? शेषवा अवस्था की विशेषता है। इसके अलावा मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार, मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार, एक बालक का जो व्यवहार है, छोटे बालक का जो व्यवहार है उसका संचालन मूल प्रवृत्तियों के द्वारा होता है। दोस्तों मूल प्रवृत्तियों, मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वो विलियम मैकडूगल के द्वारा दी गया है। किसके द्वारा? विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया है। और एक विलियम मैकडूगल की जो पुस्तक थी उसका नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? विलियम मैकडूगल के द्वारा अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के अंतर्गत इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है, संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे क्या करते हैं? मूल प्रवृत्ति होती है। जैसे भूख एक प्रकार का संवेग है और भूख लगने पर क्या करना चाहिए? भोजन। तो भोजन क्या होगी? मूल प्रवृत्ति होगी। तो छोटे बालक का व्यवहार होता है वो किस प्रकार से होता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है। मूल प्रवृत्तियां, भूख लगती है और भूख लगने के बाद में छोटा बालक है कुछ कह नहीं पाता है, तब क्या करने लग जाता है? वो रोने लग जाता है। तो रोना मूल प्रवृत्ति है। रोना क्या है? मूल प्रवृत्ति है। तो मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से अपने व्यवहार को क्या करता है दोस्तों? वो व्यक्त करता है। जब वो किसी बात को लेकर असंतुष्ट होता है तो वो क्रोध करने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है। इसका मतलब अब जिसके व्यवहार का उसका संचालन हो रहा है वो भी किस आधार पर हो रहा है? उसका कारण मूल प्रवृत्ति है। तो शेषवा अवस्था में मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है। शेषवा अवस्था में मूल प्रवृत्तियों के द्वारा एक बालक के व्यवहार का संचालन होता है। ये बात कौन स्वीकार करता है? विलियम मैकडूगल स्वीकार करता है। अनुकरण द्वारा सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, शेषवा अवस्था की निम्न में से विशेषता है। अनुकरण द्वारा सर्वाधिक सीखना, अनुकरण द्वारा सर्वाधिक सीखना। दोस्तों ये परिभाषा, ये विशेषता सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि शेषवा अवस्था के निम्न में से विशेषता है तो अनुकरण, तो अनुकरण के द्वारा बालक सर्वाधिक सीखता है। इसके अलावा जो विशेषता है वो है दूसरों पर निर्भर। किन पर निर्भर भाई? छोटा बालक है दूसरों पर निर्भर। और बालक किस पर निर्भर रहता है? बालक हमेशा अपनी माता पर ही निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है? बालक हमेशा ही अपनी माता पर निर्भर रहता है। उसको खिलाने पिलाने नहलाने का, पुचकारने का सारा कार्य किसके द्वारा किया जाता है? अपनी माँ के द्वारा किया जाता है। तो बालक सर्वाधिक
सर्वाधिक किस पर निर्भर रहता है? अपनी माता पर ही निर्भर रहता है। और इसके अलावा जो विशेषता है वो है दूसरे शिशुओं के प्रति, दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि। बालक बालक से ही राजी रहता है। छोटा बालक है, उसके पास में छोटा बालक है, आकर बैठ जाता है किसी दूसरे का छोटा बालक, छोटे बालक के साथ में बड़ी संवेदनाएं दिखाता है, उसके गालों पर, उसके बालों में हाथ फेरता रहता है, उसको अपने गोद में उठाने की वो बहुत बहुत कोशिशें करता है। तो दूसरे शिशुओं के प्रति भी शेष अवस्था में क्या रहती है? रुचि रहती है। से बाल्यावस्था में जब जाता है तो बालक के समूह के जो बालक होते हैं उनके साथ में रुचि बढ़ जाती है। और किशोरावस्था का तो दोस्तों कहना है कि अवस्था ही बड़ी खतरनाक होती है। और किशोरावस्था में जब बालक प्रवेश करता है तो ये रुचि विषमलिंगी के प्रति हो जाती है। तेरे बिना जगे सुना सुना लागे, इस प्रकार की स्थितियां उसके जीवन से गुजरने लग जाती है। तो दूसरे शिष्यों के प्रति जो रुचि होती है वो कौन सी अवस्था में होती है? वो शेषवावस्था में। तो ये सारी विशेषताएं कौन सी अवस्था की है? शेषवावस्था की। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है भाई, मिटा दूं? हाँ भाई, देखो नेक्स्ट जो विशेषता है वो है संवेगों का प्रदर्शन। इनका प्रदर्शन, संवेगों का, संवेगों का प्रदर्शन, संवेगों का प्रदर्शन। इस संवेगों का प्रदर्शन है शेषवावस्था में बालक के सभी प्रकार के जो संवेग होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। संवेगों के प्रदर्शन के संबंध में दोस्तों परिभाषा दी है बिजेज, या फिर उसको ब्रिजेज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ब्रिजेज या फिर बिजिस। बिजिस ने परिभाषा दी, संवेगों पर अध्ययन किया 1932 ईस्वी में। ठीक है, बिजेस या फिर बिजिस ने संवेगों पर जो अपना अध्ययन किया वो कब किया? 1932 ईस्वी में किया। और 32 ईस्वी में अपने आधार पर निष्कर्ष निकाला कि जन्म के समय, सेकंड ग्रेड में पूछी गई परिभाषा, जन्म के समय बालक में, जन्म के समय बालक में कोई संवेग नहीं होता है, कोई संवेग नहीं होता है, कोई संवेग नहीं होता है, केवल उत्तेजना होती है, केवल उत्तेजना होती है, जिसके कारण, जिसके कारण बालक रोता है और चिल्लाता है, बालक रोता है और चिल्लाता है तथा 2 वर्ष तक, जन्म के समय तो कोई संवेग नहीं होता है, लेकिन 2 वर्ष तक सभी संवेगों का, सभी संवेगों का विकास हो जाता है, सभी संवेगों का विकास हो जाता है। दोस्तों ये परिभाषा सेकेंड ग्रेड में पूछी भी जा चुकी है कि किस विचारक का मानना था
कि बालक में जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता है, जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता है। तो जन्म के समय कोई भी संवेग नहीं होता है, ये बात किसने स्वीकार की? बिजिस ने। अध्ययन कब किया? 1932 में। कि जन्म के समय तो बालक में कोई संवेग नहीं होता, केवल उत्तेजना होती है जिसके कारण वो रोता है, चिल्लाता है। लेकिन जब बालक 2 वर्ष तक का होता है तब उसमें सभी प्रकार के संवेगों का क्या हो जाता है दोस्तों? विकास हो जाता है। ये कौन स्वीकार करता है? ये बिजिस स्वीकार करता है। लेकिन वॉटसन क्या कहता है दोस्तों? वॉटसन कहता है कि जन्म के समय बालक में 3 संवेग होते हैं। जन्म के समय बालक में 3 संवेग होते हैं, ठीक है? प्रेम, क्रोध और भूख। बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के समय क्या होते हैं कि 3 संवेग होते हैं। प्रेम होता है, क्रोध होता है और भूख होती है। उसके बाद में जब बालक 3 वर्ष तक का होता है, कितने वर्ष तक का? 3 वर्ष तक का होता है, तो 3 वर्ष तक सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। ये कौन स्वीकार करता है? ये वॉटसन स्वीकार करता है। जबकि बिजिस स्वीकार करता है कि जन्म के समय कोई संवेग ही नहीं होता, केवल उत्तेजना होती है, और उस उत्तेजना के कारण क्या करता है? बालक रोता है और चिल्लाता है, ठीक है? रोता है और चिल्लाता है। वॉटसन कहता है जन्म के समय 3 संवेग होते हैं, प्रेम, क्रोध और भूख। जब 3 वर्ष का होता है तो धीरे धीरे बालक में सभी प्रकार के संवेग होते हैं, वो विकसित हो जाते हैं। इसका मतलब 3 वर्ष तक सारे संवेग विकसित हो रहे हैं। तो संवेगों का जो प्रदर्शन है वो कौन सी अवस्था में सर्वाधिक हो रहा है? सीधी सी बात है, शेषवावस्था में। तो संवेगों का प्रदर्शन है सर्वाधिक शेषवावस्था में होता है। ये शेषवावस्था की दोस्तों विशेषता मानी जाती है, ठीक है? इसके अलावा जो विशेषता है वो है नैतिकता एवं सामाजिकता का अभाव। नैतिकता एवं सामाजिकता का अभाव। दोस्तों छोटा बालक होता है, 5 वर्ष के बालक को दुनियादारी का, समाज का कोई ज्ञान नहीं होता है। नैतिकता नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। नीति के अनुसार वो कार्य नहीं करता है, वो अपने मन के अनुसार जो उसके मन में आता है वो वैसा ही करता है। तो नैतिकता एवं सामाजिकता का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। कौन सी अवस्था में? शेषवावस्था में। आत्म प्रेम की भावना, प्यार तो करता है लेकिन किसी और से नहीं करता है। आत्म यानी स्व प्रेम की जो भावना होती है वो बालक में सर्वाधिक शेषवावस्था में देखी जाती है। और स्वयं के बाद में यदि दूसरी बात आती है तो वो अपनी माता से अधिक स्नेह करता है। इसके अलावा दुनिया जाए भाड़ में, उसको कोई मतलब नहीं। माँ उसके पास ही रहनी चाहिए। माँ उसको छोड़कर नजर हटी, दुर्घटना घटी, माँ दूसरे बच्चों के पास में खेलता हुआ छोड़कर इधर उधर चली जाती है। जब उसका ध्यान जब माँ की तरफ जाता है, उसका वापस जब माँ की याद आती है दोस्तों, वो रोने लग जाता है। फिर तो किसी का बाप भी क्यों ना आ जाए, वो रोना बंद नहीं करता है जब तक उसकी माँ नहीं आ जाती, ठीक है? तो आत्म प्रेम की भावना रहती है कौन सी अवस्था में? शेषवावस्था में। स्वार्थी एवं स्व केंद्रित व्यवहार। स्वार्थी एवं स्व केंद्रित व्यवहार है। स्वार्थी होता है, दूसरे बालकों का खिलौना खुद भी ले लेता है, बाद में चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना करे, रोने लग जाता है लेकिन वापस देने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि स्वार्थी है और स्व केंद्रित व्यवहार है। कि उस बालक का जो व्यवहार है उस बालक के चारों तरफ ही केंद्रित होता है, खुद का ही पता है जो है वो खुद का ही, बाकी कुछ पता नहीं रहता है, यानी समझ विकसित नहीं होती है। काम प्रवृत्ति सर्वाधिक, काम यानी काम वासना, काम प्रवृत्ति सर्वाधिक। लेकिन ये कौन स्वीकार करता है? ये फ्राइड स्वीकार करता है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अलग अलग अवस्था में ये अलग अलग भागों में केंद्रित रहती है।
जब बालक छोटा होता है तो ये मुख वाले भाग में केंद्रित रहती है। कोई भी विषय वस्तु आती है, सामने बालक घूम रहा है, आती है सीधी मुंह में चली जाती है, वो बिच्छू या फिर जहरीला जानवर ही क्यों ना हो, हरी मिर्च भी क्यों ना हो, बालक पकड़ता है, छोटा बालक पकड़ते ही किस में चले जाती है, सीधी मुंह में चली जाती है। इसका मतलब काम प्रवृत्ति तो होती है, लेकिन फ्राइड कहता है कि अवस्थाओं के अनुसार वो अलग अलग भागों में केंद्रित होती है। काम प्रवृत्ति में बालक क्या करता है, स्तनपान या फिर अंगूठा चूसना, अंगूठा चूसना, स्तनपान और अंगूठा चूसना काम प्रवृत्ति शेषवावस्था में छोटे बालक की विशेषता है। ये फ्राइड कहता है। फ्राइड का एक शिष्य था जुंग, और जुंग ने इस बात का विरोध किया कि शेषवावस्था में किसी भी प्रकार की बालक में कोई काम प्रवृत्ति दोस्तों नहीं होती है। तब वो जुंग और एडलर इसके शिष्य थे। जुंग अलग हो जाता है और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से अलग होकर एक सिद्धांत देता है जिसका नाम है विश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्राइड ने दिया था और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो जुंग ने दिया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जब सिगमंड फ्राइड ने दिया तो उन्होंने क्या किया, महिलाओं के जो नारी शक्ति है, इस नारी शक्ति के संबंध में कुछ तथ्य प्रस्तुत किए थे जो उनके विरोध में थे। उनका विरोध करने के लिए और नारी शक्ति का समर्थन करने के लिए जुंग ने एक सिद्धांत दिया जिसको विश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो शेषावस्था में काम प्रवृत्ति होती है, ये कौन स्वीकार करता है, ये सिगमंड फ्राइड स्वीकार करता है। इसके अलावा जो विशेषता है वो आत्म गौरव, आत्म गौरव, आत्म गौरव की प्रवृत्ति। दोस्तों आत्म गौरव की प्रवृत्ति, दूसरी संतान पहले से कोई बड़ी संतान है, यानी दो भाई बहन है, पहला वाला भाई बड़ा है और वो बड़ा होने के बाद में जब छोटा वाला माँ की गोद में रहता है और वो भी गोद में आकर बैठने की कोशिश करता है तो वो छोटा वाला बालक उसको नहीं बैठने देता है। आत्म गौरव की क्या रहती है, उसमें भावना रहती है। प्रतिवर्त व सहज क्रियाएं, प्रतिवर्त व सहज क्रियाएं, प्रतिवर्त व सहज क्रियाएं बालक कौन सी अवस्था में करता है, शेषवा अवस्था में करता है। जैसे अंगूठे को चूसना, निगलना, करतल वगैरह करना, ये सारे के सारे क्रियाएं बालक कौन सी अवस्था में करता है, दोस्तों शेषवा अवस्था में करता है। और इसके बाद में जब बालक 2 वर्ष का हो जाता है तो वो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार भी करने लग जाता है। उद्देश्यपूर्ण व्यवहार 2 वर्ष का हो जाता है तब वो कोई ना कोई उसका उद्देश्य हो जाता है अपनी माता के प्रति, अपने पिता के प्रति या फिर अन्य किसी परिवार के सदस्यों के प्रति। जब बालक 2 वर्ष का हो जाता है, बाहर से उसके पिताजी जब शाम को गांव कार्य करके छुट्टी से आते हैं तब वो यदि रोज उसके लिए टोपी या फिर कुछ न कुछ लेकर आते हैं तो उसका उद्देश्य हो जाता है, शाम होते ही वो इंतजार करने लग जाता है कि कब उसके पिताजी आएंगे और जब भी वो आएंगे तो उसके लिए क्या लेकर आएंगे। तो 2 वर्ष में उद्देश्यपूर्ण व्यवहार भी हो जाता है। और लिंग पहचान की समझ, बालक जब 3 वर्ष का हो जाता है तो उसमें लिंग पहचान की समझ भी विकसित हो जाती है। तो लिंग पहचान की समझ और उद्देश्यपूर्ण व्यवहार, 2 वर्ष में बालक का उद्देश्यपूर्ण व्यवहार हो जाए और 3 वर्ष तक बालक क्या करने लग जाता है, लिंग यानी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है इसकी समझ भी विकसित हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारी हमने शेषवा अवस्थाओं की विशेषता पढ़ी है जिसमें संवेगों का प्रदर्शन, जिस कहता है कि जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता, केवल उत्तेजना होती है जिसके कारण बालक रोता है और चिल्लाता है। 2 वर्ष के बाद में सारे संवेग विकसित हो जाते हैं। जबकि वॉटसन क्या कहता है कि जन्म के समय प्रेम, क्रोध और भय, भोग की जगह भय करो, प्रेम, क्रोध और भय 3 संवेग होते हैं, ये जन्म के समय विकसित हो जाते हैं। बाकी सारे के सारे संवेग वो 3 वर्ष के बाद में विकसित होते हैं। ये कौन स्वीकार करता है, वॉटसन। दोस्तों नैतिकता एवं सामाजिकता का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। बालक में नैतिकता के बारे में, सामाजिकता के बारे में कोई समझदारी नहीं होती है। आत्म प्रेम की भावना होती है, स्वार्थी एवं सब केंद्रित होता है, काम प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। फ्राइड कहता है अंगूठा चूसना और स्तनपान करना। आत्म गौरव की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। प्रतिवर्त व सहज क्रियाएं सर्वाधिक करता है, अंगूठा चूसना, निगलना, करतल करना। 2 वर्ष का होता है उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करने लग जाता है, 3 वर्ष का होता है वो लिंग संबंधी पहचान भी करने लग जाता है।
तो दोस्तों ये सारी की सारी विशेषताएं कौन सी अवस्था की मानी जाती है? शेषवा अवस्था की मानी जाती है। और रिट के एग्जाम को, रिट से टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहर क्वेश्चन जाने की कोई संभावना नहीं है विशेषताओं में से, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। अन्य बातों की भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है भाई, मिटा दूं? समझ में आ रहा है सभी को अच्छी तरह से? हाँ भाई, अब हम पढ़ेंगे शेषवा अवस्था में शिक्षा का स्वरूप। शेषवा अवस्था में शिक्षा का स्वरूप। शेषवा अवस्था में शिक्षा का स्वरूप, कि छोटे बालकों को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो शेषवा अवस्था में शिक्षा का स्वरूप है, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उचित वातावरण। उचित वातावरण प्रदान करना। उचित वातावरण क्या करना? प्रदान करना। कि छोटे बालक होते हैं और जिस वातावरण में रहते हैं दोस्तों, वह वातावरण एकदम से साफ सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरे वातावरण से बालक अच्छी बातें सीखेंगे, अच्छा चरित्र का निर्माण करेंगे, जो उसके आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। तो बालक सर्वाधिक जो सीखता है वो शेषवा अवस्था में सीखता है। इसलिए बालक जहां पर रहता है वहां का वातावरण कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा एवं स्वच्छ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा एवं स्वच्छ होना चाहिए। दोस्तों एक परिभाषा दी है वॉटसन ने। वॉटसन के अनुसार, वॉटसन कहता है कि शेषवा अवस्था में, शेषवा अवस्था में सीखने की सीमा, शेषवा अवस्था में सीखने की सीमा तथा तीव्रता, शेषवा अवस्था में सीखने की सीमा तथा तीव्रता विकास की किसी भी अवस्था, विकास की किसी भी अवस्था की, किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। अधिक होती है। भाई परिभाषा किसने दी? शेषवा अवस्था में शिक्षा का स्वरूप है उचित वातावरण होना चाहिए। बालकों के लिए सबसे पहली आवश्यकता है उचित एवं साफ सुथरे वातावरण की। परिभाषा दी है वॉटसन ने। वॉटसन कहता है कि शेषवा अवस्था में सीखने की सीमा एवं तीव्रता विकास की किसी भी अवस्था, बाल्यावस्था, शेषवावस्था, प्रौढ़ावस्था से ज्यादा होती है। बालक सर्वाधिक शेषवावस्था में सीखता है, इसलिए वातावरण कैसा होना चाहिए दोस्तों? साफ सुथरा होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए। इसके अलावा माता पिता का बालकों के साथ माता पिता का उचित व्यवहार, बालकों के साथ माता पिता का जो व्यवहार है
वो दोस्तों उचित तो होना चाहिए। बालक छोटा है, असहाय है, तो असहाय बालक की असहाय स्थिति का नाजायज फायदा माता पिता को नहीं उठाना चाहिए। जिम्मेदारी भरा, उत्तरदायित्व भरा व्यवहार है, वो व्यवहार उस बालक के साथ में करना चाहिए। तो बालकों के साथ में माता पिता का जो व्यवहार होना चाहिए दोस्तों, वो कैसा होना चाहिए? उचित व्यवहार होना चाहिए। यदि बालक उचित व्यवहार में रहते हैं तो वो आगे जाके उचित शिक्षा ही ग्रहण करेंगे। जब माता पिता में अनबन रहती है, जब बालक विद्यालय में जाता है, अध्यापक उनसे पूछता है कि आज बेटे लेट कैसे हो गया? सर जूते नहीं थे। बोले आप पहन के तो आए। नहीं, बोले सर जब स्कूल का टाइम हुआ था उस टाइम एक जूता मेरी मम्मी के हाथ में था, दूसरा जूता मेरे पापा के हाथ में, इसलिए मेरे पास जूते नहीं थे और मैं विद्यालय में आने में लेट हो गया। इसका मतलब अनुचित व्यवहार था। तो माता पिता का व्यवहार कैसा होना चाहिए दोस्तों? उचित होना चाहिए। तीसरी आवश्यकता है जिज्ञासा की संतुष्टि। छोटा बालक होता है, अनेक प्रकार के प्रश्न करता है। पापा आप कहाँ गए थे? माँ तू कहाँ गई थी? क्या लेके आई है? ये मेरे लाइए, ये किसके लिए लेकर आइए? वहां पे क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था? इतने सारे प्रश्न बालक करता है। तो बालक जितने प्रकार के प्रश्न करता है, हर प्रश्न का बालक को उत्तर देना चाहिए। जो कुछ जानना चाहता है उसके जिज्ञासा के क्या करनी चाहिए दोस्तों? संतुष्टि करनी चाहिए। कौन सी अवस्था में? शेषवा अवस्था में। इसके अलावा वास्तविक जगत में प्रवेश करवाना। वास्तविक जगत में क्या करवाना? प्रवेश करवाना। बालक, दुनियादारी क्या चीज है? इस दुनियादारी जिस प्रकार की होती है, वास्तविक जगत में बालक को प्रवेश करवा देना चाहिए। दुनियादारी का जो ज्ञान होता है शेषवावस्था में बालक को बताना शुरू कर देना चाहिए। चरित्र का विकास, नैतिक विकास अच्छा होगा। सामाजिक एवं नैतिक विकास की भावना विकसित करना। सामाजिक एवं नैतिक विकास है। सामाजिक एवं नैतिक विकास की जो भावनाएं, उन सारी भावनाओं को क्या करना चाहिए? विकसित करना चाहिए। उनके संबंध में शिक्षा देनी चाहिए। आत्म प्रदर्शन का अवसर प्रदान करना। आत्म प्रदर्शन का अवसर क्या करना? प्रदान करना। बालक स्वयं किसी प्रकार का कार्य कर रहा है तो उस कार्य के प्रति माता पिता का दायित्व यह होता है कि बालकों को क्या दे? बढ़ावा दे। बालकों को बढ़ावा देंगे तो बालक सीखेंगे, स्वयं करके सीखेंगे, और स्वयं करके सीखेंगे तो वो जल्दी से सीखने की कोशिश करेंगे। मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार को प्रोत्साहन देना। मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार को क्या करना दोस्तों? प्रोत्साहन देना। बालक मूल प्रवृत्तियों के द्वारा किसी भी प्रकार का व्यवहार करता है तो उस व्यवहार को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन देना चाहिए। चित्रों एवं कहानियों द्वारा शिक्षा प्रदान करना। चित्रों एवं कहानियों द्वारा शिक्षा प्रदान करना। तो उचित वातावरण प्रदान करना। शिक्षा का स्वरूप शेषवावस्था में कैसा होना चाहिए? वातावरण साफ सुथरा एवं उचित होना चाहिए। गोर्सन कहता है कि शेषवावस्था में सीखने की सीमा एवं तीव्रता विकास की किसी भी अवस्था की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। इसलिए क्या होना चाहिए दोस्तों? इसलिए उचित वातावरण ही होना चाहिए। बालकों के साथ माता पिता का उचित व्यवहार होना चाहिए। जिज्ञासा की संतुष्टि होनी चाहिए। वास्तविक जगत में प्रवेश कराना। सामाजिकता एवं नैतिकता की भावना का विकास करना। आत्म प्रदर्शन का अवसर प्रदान करना। मूल प्रवृत्तियों के व्यवहार को प्रोत्साहन देना और चित्रों एवं कहानियों के द्वारा शिक्षा प्रदान करना। तो उम्मीद करता हूं कि तथ्य समझ में आए होंगे। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, मिटा दो।
नेक्स्ट जो शिक्षा का स्वरूप है वो है खेल द्वारा शिक्षा। खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करना। खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, खेल द्वारा शिक्षा यानी खेल खेल में शिक्षा देना। दोस्तों खेल खेल में शिक्षा देना किसकी देन मानी जाती है? फ्रोबेल की देन मानी जाती है। खेल खेल में शिक्षा किसकी देन मानी जाती है? फ्रोबेल की देन मानी जाती है। बालकों को खेल खिलवाते जाने चाहिए। आजकल के विद्यालय में क्या होता है, आजकल विद्यालय में छोटे जो बालक होते हैं उनको एक घेरे में बिठा लेते हैं और डस्टर वगैरह उनको हाथ में देके एक बालक पीछे पीछे भागता रहता है और वो कुछ न कुछ बोलता रहता है। जैसे ए आ कह गड़ा उनको सिखा रहे हैं, वो बोलते जाता है। सारे बालक के बोलते भी जा रहे और साथ साथ में देख रहे हैं कि डस्टर जिसके पीछे रखेगा वही बालक दोबारा उठेगा और फिर वो बोलेगा, नहीं तो उसकी फिर पिटाई होगी। ठीक है, तो खेल भी खिलाते हैं और शिक्षा भी दे देते हैं। तो खेल खेल में शिक्षा प्रदान करना किसकी देन मानी जाती है? दोस्तों फ्रोबेल की देन मानी जाती है। लेकिन हमारे सामने एक और प्रश्न निकल के आता है कि खेल विधि के जनक, खेल विधि के जनक। तो दोस्तों खेल विधि का जो जनक है वो कोल्डवेल कुक को माना जाता है। कोल्डवेल कुक। तो खेल विधि का जनक तो है वो कोल्डवेल कुक को माना जाता है। खेल खेल में शिक्षा प्रदान करना, ये जो परिवर्ती है ये किसकी देन मानी जाती है? ये फ्रोबेल की देन मानी जाती है। किसकी? फ्रोबेल की देन मानी जाती है। फ्रोबेल के द्वारा एक परिभाषा दी गई है, फ्रोबेल के द्वारा। ठीक है, फ्रोबेल कहता है कि बालक बालक एक अविकसित पौधा है। बालक एक अविकसित पौधा है जो विद्यालय रूपी बगीचे में, जो विद्यालय रूपी बगीचे में शिक्षक रूपी माली की, शिक्षक रूपी माली की देख रेख में पनपता है। देख रेख में पनपता है। ठीक है भाई, प्रोबेल कहता है कि बालक एक अविकसित पौधा है। बालक को क्या कहा गया? एक पौधे की संज्ञा दी है जो विकसित नहीं है, कि बालक एक अविकसित पौधा है जो विद्यालय रूपी बगीचे में किसकी? शिक्षक रूपी माली की देख रेख में पनपता है, यानी विकसित होता है। कि बालक का जो विकास है वो खेल खेल के द्वारा विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा करवा दिया जाता है। इसके अलावा एक और परिभाषा दी गई दोस्तों, ये परिभाषा है, ये किसके द्वारा दी गई है? ये परिभाषा स्ट्रेंग के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? स्ट्रेंग। स्ट्रेंग कहता है कि शिशु अपने और अपने संसार के बारे में, अपने और अपने संसार के बारे में, कि शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के द्वारा ही सीखता है। खेल के द्वारा ही सीखता है। दोस्तों बहुत सारी परिभाषाएं मैंने आपको पढ़ा दी है। स्ट्रेंग कहता है कि शिशु अपने और अपने संसार के बारे में, स्वयं और स्वयं का जो संसार होता है, कल्पना जगत का जो संसार होता है, उस संसार के बारे में अनेक प्रकार की बातें हैं वो कैसे सीखता है? खेल के द्वारा सीखता है। तो खेल द्वारा बालकों को शिक्षा प्रदान करवानी चाहिए, ये फ्रोबेल की देन मानी जाती है। खेल विधि का जनक है वो कोल्डवेल कुक को माना जाता है। फ्रोबेल ने परिभाषा दी कि बालक एक अविकसित पौधा है जो विद्यालय रूपी बगीचे में शिक्षक रूपी माले की देखरेख में पनपता है। स्ट्रेंग कहता है कि शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें हैं वो किसके द्वारा सीखता है? दोस्तों खेल के द्वारा सीखता है। इसके अलावा अच्छी आदतों का विकास, अच्छी आदतों का विकास,
अच्छी आदतों का विकास करना। अच्छी आदतों का विकास करना, ये ड्राइडेन किसकी देन मानी जाती है दोस्तों? ड्राइडेन कहता है कि बालकों में अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। अच्छी आदतें, हम सबसे पहले अच्छी आदतें विकसित करते हैं। अच्छी आदतें क्या करती है? हमारा विकास करती है। पहले हम अच्छी आदतों का निर्माण करते हैं। पहले हम अच्छी आदतों का निर्माण करते हैं। अच्छी आदतों का, पहले हम अच्छी आदतों का निर्माण करते हैं तथा बाद में आदतें हमारा निर्माण करती है। सबसे पहले हम अच्छी आदतों का निर्माण करते हैं और उसके बाद में हम आदतें क्या करती है? हमारा निर्माण करती है। कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आप अपनी आदत बदल दो। दोस्तों, बदली हुई आदत क्या कर देगी? आपका भविष्य बदल देगी। यदि शेषवा अवस्था में बालक में अच्छी आदतों का विकास कर दिए, अच्छी आदतों के बारे में शिक्षा दी गई है, तो निश्चित ही बालक बड़ा होकर वो अच्छा कार्य करेगा। और इसके अलावा मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। मातृभाषा में मतलब मां की भाषा में प्रदान करना। मातृभाषा में दोस्तों शिक्षा प्रदान करना। कुत्ते, कमीने, हरामजादे, टेबल पे चाय किसने गिराई? मां की भाषा तो यही होती है। मातृभाषा में यानी अपनी सामान्य भाषा में क्या करना दोस्तों? शिक्षा प्रदान करना। यह शिक्षा का स्वरूप कौन सी अवस्था में स्वीकार किया गया है? शेषवावस्था में। तो दोस्तों, शेषवावस्था की परिभाषाएं, शेषवावस्था की विशेषताएं और शेषवावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप है उसका हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, जिसमें हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था की परिभाषाएं, विशेषताएं और शिक्षा का स्वरूप। एक एक करते करते विकास को पूरा पढ़ते चलेंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।